हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम करेंगे साइंस का मॉक टेस्ट नंबर 2। एक मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको AWTPO साइंस वाली प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों हम आपके लिए साइंस करवा रहे हैं चैप्टर वाइज, और साथ साथ बीच बीच में आपके लिए हम मॉक टेस्ट भी लेके आते रहेंगे, जिसके अंदर आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके TCS के लेटेस्ट एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। आज आपके लिए मैंने TCS के टॉप क्वेश्चंस लिए हैं जो कि 2022 के अंदर TCS ने पूछे हैं। ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, इससे आपको ये पता लगेगा कि आपकी फ़िलहाल साइंस की कितनी प्रिपरेशन यहाँ पर हो रही है। जहाँ से भी आपने साइंस का कोर्स बाई कर रखा है वो आपको ये सारे क्वेश्चंस पढ़ा भी रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आपको इस बात का यहाँ पर भली भांति ज्ञान हो जाएगा। दोस्तों अगर आप HC मिनिस्ट्रियल या AWTPO के मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं, दोनों के अंदर आपको 50-50 मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे एग्ज़ाम तक। तो वेरी हेल्पफुल मॉक टेस्ट आपके लिए रहने वाले हैं। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं रैंकस IQ एप्लीकेशन को। ठीक है, AWTPO की हमने आपके लिए साइंस स्टार्ट कर रखी है, प्लेलिस्ट आपकी क्रिएट कर दी गई है, तो वहाँ से आप सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। 6 चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस AWTPO और HC मिनिस्ट्रियल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करके @DPHC 2022 और ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्लस में PDFs प्रोवाइड करवाते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज वाले प्रैक्टिस सेट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके लिए, पृथ्वी की सतह के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर नहीं करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ इज नॉट डिपेंड ऑन। फर्स्ट आपका दिया गया है रेडियस ऑफ द अर्थ, सेकंड दिया गया है मास ऑफ द अर्थ, सी दिया गया है हाइट और डी दिया गया है ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। इसका आंसर आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों अगर आपने इसका आंसर बी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ आपकी मास ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करती है आपकी रेडियस ऑफ अर्थ, हाइट और ग्रेविटी ऑफ अर्थ। लेकिन आपसे अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उस केस के अंदर जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो डिपेंड करेगी मास ऑफ अर्थ पर, न कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, और अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ अर्थ। अगर आपने बी ऑप्शन यहां पर दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है यूनिट एंड मेजरमेंट। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, तो इसका आंसर आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है। तो SI यूनिट जो आपकी होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की होती है NC माइनस एम स्क्वेयर। NC माइनस एम स्क्वेयर आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की SI यूनिट होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपने अगर दिया है तो बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा। दोस्तों वही कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊँगा जो आपका साइंस के सिलेबस के अंदर मेंशन है, उसके ही MCQs हम यूट्यूब पर और टेस्ट सीरीज के अंदर डालने वाले हैं। वही कंटेंट आपका टेस्ट सीरीज के अंदर डाला जा रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपकी टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा AWTPO के लिए। ठीक है, ऐसा कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला, चाहे वो कोई भी यूट्यूब चैनल हो, कोई भी एप्लीकेशन हो। ठीक है, तो बेनिफिट उठा सकते हैं आप। नेक्स्ट, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग है। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज अबाउट, ये क्वेश्चन आपका मैग्नेटिक फील्ड का है, तो इसका आंसर आप बताइए फटाफट से। तो दोस्तों अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आपका 3.6 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अर्थ की जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है 3.6 × 10⁻5 टेस्ला। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको लास्ट के अंदर अपने मार्क्स भी कमेंट करने हैं कि आपके मार्क्स आउट ऑफ 25 कितने यहाँ पर आए हैं, ताकि हमें भी पता लगे कि आप किस लेवल पर यहाँ पर फिलहाल हो। ठीक है, किस लेवल की तैयारी आपकी हो चुकी है। नेक्स्ट है, कौन सा ओम के नियम की सीमितता नहीं है? विच इज़ नॉट द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। इसमें से आपको बतानी है कौन सी आपकी लिमिटेशन नहीं है ओम्स लॉ की।
ओम्स लॉ आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। लिमिटेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बताइए इसका आंसर फटाफट। तो दोस्तों अगर आपने ऑप्शन ए दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। वी एंड आई के बीच संबंध आर पर निर्भर है। ठीक है, ये आपका लिमिटेशन नहीं है ओम्स लॉ का। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, जबकि आपके बी, सी और डी ये आपके लिमिटेशन होते हैं, इनको आपको याद रखना है। द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई इज नॉन यूनिक, यानी कि इनके बीच में जो संबंध होता है वो अद्वितीय, वो आपके अद्वितीय नहीं होता है। सी आपका द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ वी फॉर द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वी। जब सेम वैल्यू होती है आपकी, जब आपकी सेम एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वी की, तो रिलेशन जो होता है आपका वी और आई का वो डिपेंड करता है साइन ऑफ वी पर। तो ये भी आपकी लिमिटेशन रहेगी। डी ऑप्शन आपका वी डिपेंड्स ऑन आई नॉन लीनियरली, वीर गैर रेखीय रूप से आई पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये तीनों आपकी लिमिटेशन है, जबकि ऑप्शन ए के अंदर आपकी लिमिटेशन नहीं है ओम्स लॉ की। नेक्स्ट चलते हैं। यदि एक एंटीना 40 मीटर की ऊंचाई से विद्युत चुंबकीय तरंगों का विकिरण करता है तो तरंग के संचरण की सीमा क्या होगी, और दी गई है आपको पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणा 10 की पावर 6 मीटर। इफ एन एंटीना रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम ए हाइट 40 मीटर देन व्हाट इज द रेंज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द वेव, और आपको रेडियस ऑफ अर्थ दी गई है 6.4 गुणा 10 की पावर 6। ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है आपका, कम्युनिकेशन से क्वेश्चन ये आपके सामने है। तो वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व कीजिए आप। चलिए मैं इसको आपका सॉल्यूशन करवा देता हूँ फटाफट। दोस्तों रेडियस ऑफ अर्थ आपकी दी गई है यहाँ पर 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, और हाइट दी गई है आपकी 40 मीटर। अब हमें जो वेव ने ट्रांसमिशन किया है उसकी रेंज यहाँ पर बतानी है। रेंज क्या होती है आपकी? डिस्टेंस ही होती है आपकी रेंज, कि कितनी रेंज पर वो वेव ने ट्रांसमिट किया है। तो इसका आपका फार्मूला होता है, डायरेक्ट आपको याद रखना ही है। ठीक है, √2RE यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ इंटू एच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अब वैल्यूज़ को यहाँ पर पुटअप करेंगे हम। 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुटअप करेंगे 6.4 इंटू 10⁻⁶ इंटू हाइट आपको दी गई है 40 मीटर। ठीक है, अब हम इसको बाहर निकालेंगे। इस जीरो से आपका ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 64 का जब हम रूट निकालेंगे तो कितना होता है? 8। ठीक है, फिर आता है आपका क्या? 4 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2। ठीक है, 10⁻⁶ है, इसको रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा? 10⁻3। ठीक है, अब बचेगा हमारे पास अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट की वैल्यू अभी क्या होती है? 1.41। ठीक है, वैल्यूज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 गुना 2 को 16। ठीक है, ये होता है आपका 10⁻3। 10⁻3 क्या होता है आपका? किलोमीटर। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 16 गुना 1.41 को, तो आपका अप्रोक्स 22.63 आ जाएगा। और 10⁻⁴ क्या होता है आपका? किलोमीटर। अप्रोक्स आपका आंसर आएगा इसके अंदर 22.63 किलोमीटर। अगर आपका 22.63 आंसर आया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी रेंज आएगी वेव की वो होगी 22.63 किलोमीटर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट, वोल्टेज नियामक के रूप में किस डायोड का उपयोग किया जाता है? विच डायोड इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर? फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है फोटो डायोड, सेकंड है फोटोवोल्टाइक डिवाइस, सी है आपका जेनर डायोड, और डी है लाइट इमिटिंग डायोड। तो इसका आंसर दीजिए फटाफट। अगर आपने जेनर डायोड इसका आंसर दिया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जेनर डायोड आपका वोल्टेज रेगुलेटर होता है। फोटो डायोड क्या होता है? ये लाइट को आपकी इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस की बात करें, जैसे आपका सोलर सेल हो गया, तो ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। एलईडी क्या होती हैं? आपकी एक सेमीकंडक्टर होती हैं जो लाइट प्रोड्यूस करती हैं जैसे उनके अंदर से करंट पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज को जो रेगुलेट करता है वो है जेनर डायोड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक माध्यम से प्रचार करते समय एक संकेत के शक्ति के नुकसान को किस रूप में जाना जाता है? इजी क्वेश्चन है। द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए सिग्नल वाइल प्रोपगेटिंग थ्रू ए मीडियम इज नोन एज।
फर्स्ट ऑप्शन है रिपीटर, सेकंड है ट्रांसड्यूसर, सी है एटीन्यूएशन, डी है मॉड्यूलेशन। दोस्तों अगर आपने ऑप्शन सी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, क्षीणन, एटेन्यूएशन। ठीक है, सिग्नल की स्ट्रेंथ के अंदर लॉस होना जब वो प्रोपोगेट करती है मीडियम के थ्रू तो उसे क्या बोलते हैं, क्षीणन, एटीन्यूएशन। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, सी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, उपग्रह संचार में अपलिंक के लिए आवर्ती बैंड की सीमा क्या है? व्हाट इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर अपलिंक इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन? फ्रीक्वेंसी बैंड बताना है आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन का ही क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो रेंज होती है फ्रीक्वेंसी बैंड की वो होती है 5.925 से लेकर 6.425 गीगा हर्ट्ज। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आपको पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो अपनी कॉपी में राइट डाउन आपको कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं, होने पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड यानी कि चालन बैंड के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन चालन संभव नहीं है। नो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन इज पॉसिबल बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड व्हेन। आपको बताना है कि एनर्जी गैप का जो यहाँ पर लेवल है वो कितना हो जाएगा। उस लेवल पर यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन पॉसिबल नहीं है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। तो दोस्तों जब एनर्जी गैप आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन पॉसिबल नहीं होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। ऑप्शन सी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा। दोस्तों आपका एक टेस्ट है, ठीक है, जितना भी आप कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट, संगीत को प्रसारित करने के लिए की अनुमानित बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। टू ट्रांसमिट म्यूजिक एन अप्रोक्सीमेट बैंडविड्थ ऑफ इज रिक्वायर्ड। म्यूज़िक को ट्रांसमिट करने के लिए कितनी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है वो आपको बताना है। तो ये हो गया आपकी 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, म्यूज़िक को ट्रांसमिट करने के लिए 20 किलो हर्ट्ज बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट, एक समतापी है, एन आइसोथर्म इज। ऑप्शन क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा आइसोथर्म, थर्म का मतलब क्या होता है। आंसर दीजिए इसका फटाफट। तो अगर आपने ऑप्शन सी दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द प्रेशर वॉल्यूम कर्व फॉर ए फिक्स्ड टेम्परेचर, ये क्या होता है आपका आइसोथर्म। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक और टर्म आती है आपकी आइसोकोरिक, आइसोकोरिक के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। एक टर्म आती है आपके एडियाबैटिक। ठीक है, एडियाबैटिक के अंदर कोई भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थर्मोडाइनमिक्स की बात करें तो यहाँ पर बात होगी आपकी प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर की। तो प्रेशर वॉल्यूम जो आपकी कर्व होती है वो होती है फिक्स टेम्परेचर पर, आइसोथर्म के अंदर आपका कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्थैतिकी कल्प प्रक्रम के लिए कौन सा कथन गलत है? विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ये आपका थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट आपका दिया गया है द प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस आर सेम विद द एनवायरनमेंट। सेकंड दिया गया है इट इज़ इनफाइनेटली स्लो प्रोसेस। सी दिया गया है द सिस्टम रिमेन्स इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग्स। सी दिया गया है, डी दिया गया है द सिस्टम रिमेन्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग्स। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है? इसके अंदर सिस्टम होता है वो मैकेनिकली और थर्मली सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम के अंदर रहता है और ये जो प्रोसेस होती है आपकी काफ़ी स्लो होती है। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस आर सेम विद एनवायरनमेंट। प्रक्रिया का दबाव और तापमान पर्यावरण के साथ समान ही आपकी गलत स्टेटमेंट है। जबकि बी, सी और डी ये काफ़ी धीमी प्रक्रिया होती है। ठीक है, मैकेनिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होती है। जो सिस्टम होता है इसके अंदर वो सराउंडिंग के साथ मैकेनिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होता है। ये सारी सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बी, सी और डी, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, जब हम थर्मोडायनेमिक्स करेंगे तो ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, किस प्रक्रिया में गैस पर या उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है? इन विच प्रोसेस नो वर्क इज डन ऑन और बाय द गैस। आइसोबारिक क्या होता है? जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट,
एडियाबैटिक के अंदर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। डी जो है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस, इसके अंदर क्या होता है आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो बताइए इसका आंसर। आपने अगर इसका आंसर डी दिया है सम आयतनिक प्रक्रम, तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होता है यानी कि 0 होता है, और जो आपका वर्क होता है वो क्या होता है पी डेल्टा वी। ठीक है, तो वी की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी वर्क डन आपका नहीं होगा बाय द गैस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊष्मप्रवैगिकी के दूसरे नियम के अनुसार ब्रह्मांड की एंट्रोपी, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी, तो इसका आंसर दीजिए फटाफट। लॉ के अंदर ही आता है, तो लॉ अगर आपको याद है तो आप इसको आराम से कर लोगे। तो दोस्तों सेकंड लॉ जो होता है आपका थर्मोडायनेमिक्स का, इसके अंदर जो यूनिवर्स की एंट्रोपी होती है वो कभी भी कम नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए आपने दिया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा, कैन नेवर डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 15, घटती प्रतिक्रियाशीलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम यहाँ पर सही है वो आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। आपके सामने 4 एलिमेंट्स हैं, इनके आपको डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी बतानी है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता है तो ही आप इसका आंसर यहाँ पर कर पाओगे। तो अगर आपने ऑप्शन डी यहाँ पर दिया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, रिएक्टिविटी का। ठीक है, आपको दोस्तों रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज की ट्रिक क्या होती है, ये सारी आपके एलिमेंट्स हैं, इनको आप कैसे याद करोगे। काशी नाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। काशी से मतलब के यानी कि पोटाशियम, फिर आता आपका नाथ से बन गया Na यानी कि सोडियम, का से बन गया कैल्शियम, माली से बन गया मैग्नीशियम, आलू से बन गया एल्यूमिनियम, जिंक आपका बन गया जरा से, फीके से बन गया आपका Fe यानी कि आयरन, पकाता से मतलब Pb यानी कि लेड, है से मतलब H, फिर आता आपका कॉपर यानी कौन, फिर आता आपका Hg यानी कि है, कौन है आगे आओ, आगे से Ag, आओ से Au। ठीक है, तो ये आपकी एक ट्रिक रहेगी, काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। ऊपर की साइड में यहाँ पर रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और नीचे की साइड के अंदर रिएक्टिविटी आपकी कम हो जाती है। तो यहाँ पर हमें निकालना था डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो दिया गया है सोडियम का सबसे ज़्यादा होता है, फिर आता आपका मैग्नीशियम के बाद होता है आपका आयरन सबसे इनमें से कम इसका क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो ये ऑर्डर आपका था बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पर बन गया था जो सोडियम मैग्नीशियम आयरन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्न कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। सेकंड दिया गया है द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आपको बताना है इनमें से कोड के अकॉर्डिंग। फर्स्ट आपका दिया गया है नाइदर 1 और नॉर 2, बी ऑप्शन आपका बोथ 1 एंड 2, सी आपका ओनली सेकंड और डी है ओनली 1। तो 16 का अगर आपने बी ऑप्शन दिया है, दोनों 1 और 2 आपके करेक्ट हैं यहाँ पर। ठीक है, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं हमारी, वो हमेशा स्टार्ट होती हैं आपकी नॉर्थ पोल से और ख़त्म होती हैं साउथ पोल पर। ठीक है, और कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक्स होती है आपकी मैग्नेटिक लाइन्स की। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, एनोडाइजिंग किसकी एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है। एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ। तो एनोडाइजिंग के अंदर किसकी लेयर बनाई जाती है वो आपको बताना है। एनोडाइजिंग के अंदर आपकी थिक ऑक्साइड लेयर बनाई जाती है एल्यूमिनियम की। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक ऑप्टिकल फाइबर में किससे एक बना बहुत ही पतला फाइबर होता है। एन ऑप्टिकल फाइबर इज़ वेरी थिन फाइबर मेड अप ऑफ। हमने आपको फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर करवा रखा है, अगर आपने फाइबर ऑप्टिक्स वाला वीडियो देख रखा तो आप इसका आंसर आसानी से कर दोगे। तो ऑप्टिक फाइबर जो आपका होता है एक थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपका बना होता है किससे वो आपको बताना है।
तो ये बना होता है दोस्तों ग्लास और प्लास्टिक का, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सी आपने दिया तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ऑप्टिक फाइबर आपका ट्रांसमिशन के अंदर यूज़ में लाया जाता है, काफ़ी फास्ट ट्रांसमिशन होता है इसके अंदर, और ये आपका बना होता है ग्लास और प्लास्टिक का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नियम या सिद्धांत भारी भार उठाने के लिए उपयोग किए जाने वाले हाइड्रोलिक लिफ्ट के सिद्धांतों को बनाने के लिए लागू किया जाता है? Which of the following law या principle has या have been applied to form the principles of hydraulic lift used to raise heavy loads? तो आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है वो किसके प्रिंसिपल पर वर्क करती है, ये आपको बताना है। ये आपका प्रेशर का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ये। तो ये काम करती है आपकी पास्कल के नियम पर, पास्कल्स लॉ। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। बी आपने दिया तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट में मौजूद एक महत्वपूर्ण और प्रमुख घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एंड मेजर इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन सीमेंट? तो 99% इसका आंसर गलत यहां पर देने वाले हैं। दोस्तों इसका आपका राइट आंसर बनेगा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो मेजर इंग्रेडिएंट होता है सीमेंट के अंदर होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, और इसी को एलाइट के नाम से भी जाना जाता है। C3S इसका केमिकल फार्मूला होता है, C3S इसका केमिकल फार्मूला है, और एलाइट इसका एक नाम होता है, कॉमन नेम होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का। तो ये आपका मेजर इंग्रेडिएंट होता है जो सीमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, और सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हार्डनिंग जो आती है सीमेंट के अंदर वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से ही आती है। नेक्स्ट, साबुन की सफाई क्रिया की क्रियाविधि किसके समान है? द मैकेनिज्म ऑफ क्लीन एक्शन ऑफ सोप इज सिमिलर टू दैट ऑफ। इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन से ही आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो सोप के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिटर्जेंट्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस श्रेणी की अभिक्रियाओं से संबंधित है? टू विच कैटेगरी ऑफ रिएक्शन डज द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन बिलोंग? ये क्वेश्चन आपका 2022 के अंदर ही पूछा गया है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, रिडॉक्स रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और या कम्बिनेशन रिएक्शन है। दोस्तों ये जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है, ठीक है, ये सोप और डिटर्जेंट्स वाला ये हमने डिस्कस किया था आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर डिस्कस हमने कर रखा है। तो आप एक बार केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी जरूर देखें। तो इसके अंदर जो आपकी रिएक्शन है वो आपको पता ही लग रहा होगा, ठीक है। NaNO3 किसके साथ डिस्प्लेस होता है? ये Na के साथ। और आपका जो ये होता है Ag, सिल्वर आपका डिस्प्लेस हो जाता है Cl के साथ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो क्या है ये? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन बी अगर आपने दिया है तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। ये आपका ICAR के एग्जाम के अंदर पूछा गया था 2022 के अंदर। नेक्स्ट, परिनालिका के अंदर के क्षेत्र की जो रेखाएं होती है वो किसके रूप में होती हैं? द फील्ड लाइन्स इनसाइड द सोलेनोइड आर इन द फॉर्म ऑफ। फर्स्ट आपका पैरेलल स्ट्रेट लाइन, सेकंड है इंटरसेक्टिंग कर्व लाइन, सी आपका स्ट्रेट लाइंस दैट इंटरसेक्ट ईच अदर मल्टीपल टाइम्स, डी आपका पैरेलल कर्व लाइंस, समांतर घुमावदार रेखाएं। सोलेनोइड के अंदर जो आपकी फील्ड लाइंस होती हैं वो समानांतर सीधी होती हैं, यानी कि पैरेलल स्ट्रेट लाइंस यहाँ पर होती हैं। ऑप्शन ए अगर आपने दिया तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, समानांतर सीधी रेखाएं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का कुचालक है? विच अमंग द फॉलोइंग इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट? गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा होता है? कॉपर आपका। यहां पर पूछा है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो अगर आपने ऑप्शन डी दिया है पारा, जो कि ऊष्मा का कुचालक होता है, ठीक है, इसका आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मरकरी इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी उत्प्रेरण अभिक्रिया विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैटालिसिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। कल ही हमने कैटालिस्ट के अंदर इसको डिस्कस किया है। बताइए इसका राइट आंसर। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होते हैं? जब आपके रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट अलग अलग फेज के अंदर होते हैं, चाहे वो लिक्विड फेज के अंदर हो चाहे गैसियस फेज के अंदर हो, तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, और इसके अंदर जो आपका एग्जाम्पल बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। ठीक है, तो इसके अंदर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन बी। इसके अंदर जो आपका रिएक्टेंट और आपका कैटलिस्ट है वो अलग अलग फेज के अंदर है, तो ये आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। लेकिन आपका ए, सी और डी जो आपका दिया गया है ये आपके होमोजीनियस कैटालिसिस होते हैं। होमोजीनियस कैटालिसिस का मतलब जो रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों सेम फेज के अंदर होते हैं, चाहे वो लिक्विड फेज के अंदर हो चाहे वो आपके गैसियस फेज के अंदर हो। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, आपको अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं कि आपके 25 में से कितने मार्क्स इस मॉक टेस्ट के अंदर आए हैं। ठीक है, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा ताकि आपको और यहाँ पर मोटिवेशन मिले कि हमने बहुत कम पढ़ा है, अभी और भी पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, भूख पढ़ने की कभी भी कम आपकी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।